नेक्स्ट टॉपिक मशीन ब्रेकडाउन पे है। मशीन ब्रेकडाउन मीन्स व्हाट? एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मंडे मॉर्निंग है, डायलिसिस सेंटर अपना हमने शुरू किया। 10 मशीन्स का यूनिट है, पेशेंट फुल है, मंडे मॉर्निंग ना, सब एवरीवन इज़ कमिंग इन टाइम। 10th मशीन जो है वो कुछ दिनों से प्रॉब्लम नहीं, वो जब हमने शुरू करने की कोशिश की तो मशीन वॉज नॉट वर्किंग, चालू ही नहीं हो रही है। ओके और पेशेंट जो 10th मशीन पे आया है वो मंडे मॉर्निंग में आया है, ब्रेथलेस है। ओके अब उसको हम क्या करेंगे? तो आपने क्या किया, आपने नेफ्रोलॉजिस्ट को फ़ोन किया या फिर सेंटर इंचार्ज को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसा हो गया, पेशेंट आ गया हमारे पास, ब्रेथलेस है, ऑक्सीजन पे उनको रखा हुआ है, बिठा के रखा है, मशीन काम नहीं कर रही, व्हाट टू डू? तो फिर वहाँ से कोई तो सेंटर इंचार्ज आएगा, बोला हमारे पास स्पेयर मशीन पड़ी है, देखो वहाँ पर रखी है, दूसरे सेंटर में, वो दूसरे रूम में है, स्पेयर मशीन ले आओ, वो यूज़ करेंगे। स्पेयर मशीन ले आए, स्पेयर मशीन चालू करने की कोशिश की, वो भी चालू नहीं हुई। ओके तो अब क्या करेंगे? अब वो पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया, आईसीयू में शिफ्ट करके ऑक्सीजन दिया, 2 घंटे 3 घंटे में प्रॉब्लम हो गई, वो वेंटिलेटर पे चला गया। फिर उसको दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया, वहाँ से उनको डायलिसिस ऑफर किया और वो पेशेंट अच्छा हो गया। सो ये क्यों हुआ? मशीन ब्रेकडाउन बेसिकली। और ये कॉमन है, जब हम लोग एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं, हफ्ते में 3 बार, मशीन का यूसेज बहुत है, 3-3 4-4 शिफ्ट एक एक सेंटर में हो रहे हैं, तो फिर मशीन का ब्रेकडाउन तो होना ही है, राइट? सो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये होना नहीं चाहिए। ओके वो कैसे करेंगे उसके बारे में हम आगे कुछ स्लाइड्स हैं, विल डिस्कस ऑन दैट। ये जब रेट्रोस्पेक्टिवली यही सिचुएशन में हमने जब पता किया, तब टेक्नीशियन से पूछा कि मशीन ब्रेकडाउन हो गया, आपको कुछ पता नहीं चला? पहले कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। बोला हाँ सर, वो कुछ दिनों से ना 10th मशीन में फ्लो अलार्म आ रहा था, तो बाईपास कर रहे थे, ठीक हो रहा था, बीच में आता था फ्लो अलार्म, फिर ठीक हो जाता था, फिर वो मशीन हमने यूज़ करना शुरू किया तो बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। तो आज अचानक से सुबह देख रहे हैं तो मशीन बंद पड़ी हुई है। तो स्पेयर मशीन है, उसका क्या हुआ? सर वो तो हमने काफ़ी टाइम से यूज़ ही नहीं करी है, और वो हमने चेक ही नहीं करी, उसको देखा ही नहीं, और अभी पता चला कि बंद है। सो ये क्यों हुआ? बिकॉज हमने कुछ चीज़ों को ओवरलुक कर दिया। अगर कुछ अलार्म्स आ रहे हैं या फिर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं मशीन में, मोस्टली सारी मशीन्स का तो एएमसी होता ही है, महीने में 2-3 महीने में एक बार वो सर्विसिंग का इंजीनियर आता है, सर्विस करके चले जाता है। पर कभी कभार वो 3 महीना भी लंबा हो जाता है। अभी हम लोग 3-5 मशीन 5 साल 6 साल पुरानी मशीन है, उसमें अगर फ्लो अलार्म्स आ रहे हैं या फिर कोई दूसरे अलार्म्स आ रहे हैं और हमने इग्नोर कर दिया, तो 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद वो मशीन डेफिनेटली ब्रेकडाउन होने वाला है। फिर वो पेशेंट्स को प्रॉब्लम होगा। अगर मशीन ब्रेकडाउन हो गया तो क्या होगा? एक तो पेशेंट सेफ्टी, जैसे मैंने अभी बताया, पेशेंट आईसीयू में चला गया, वेंटिलेटर पे चला गया, फिर उसको दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना हो, लाइफ को रिस्क एंड एवरीथिंग, है ना। और 10 सवाल फिर रिलेटिव्स हमें पूछेंगे, क्या ऐसा क्यों हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया, वगैरह वगैरह, है ना। एक तो पेशेंट को सेफ्टी, अगर ब्रेकडाउन हम बराबर से कैच करते हैं, ब्रेकडाउन को नहीं होने देते हैं, तो एक तो पेशेंट का सेफ्टी अच्छा रहता है, ट्रीटमेंट कंटिन्यूटी बराबर से रहता है, तो पेशेंट का जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। कॉस्ट एफिशिएंसी, अब ये सब चक्कर में क्या हो गया, एक तो पेशेंट आईसीयू में चला गया, आईसीयू में जाने के बाद उसके बिल वहाँ उसको पे करना पड़ा, एम्बुलेंस का चार्ज पे करना पड़ा, दूसरे हॉस्पिटल में चला गया, वहाँ जाके पे करना पड़ा। जो एक सिंपल एक डायलिसिस सेशन का कॉस्ट हो सकता था, यहाँ पर वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट हो गया, राइट। और दूसरा, मशीन काम नहीं कर रहा है, हमारा सेंटर काम नहीं कर रहा है ना, तो कॉस्ट एफिशिएंसी। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अभी हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट ज़्यादा रहते हैं, मशीन्स कम रहते हैं, अगर उसमें ब्रेकडाउन होते रहे मशीन में, तो फिर वो रिसोर्स का हम यूटिलाइजेशन बराबर नहीं कर रहे हैं, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। और अगर हम बराबर से मशीन को ब्रेकडाउन, मशीन का बराबर केयर करते हैं, तो ब्रेकडाउन नहीं होने देते हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की अच्छी रहती है। सो मशीन का ब्रेकडाउन हम कैसे बचा सकते हैं? ओके तो रूटीन मेंटेनेंस होता है, एएमसी तो कराते ही हैं, सर्विस इंजीनियर आता है हर 3 महीने में, अपना चेक करता है, बराबर से सब चीज़ें बराबर चल रही हैं, और वो जाता है। कभी कभी कुछ सेंटर्स में पुरानी मशीन होने की वजह से ये एएमसी कम पड़ जाता है, फिर वो रूटीन मेंटेनेंस हमें टेक्नीशियन को ही बताना है कि आपको ये हर महीने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो जाएगा, जहाँ हर महीने आपको बताएंगे कि ये चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है, अगर ऐसा कुछ अलार्म्स आता है या ये प्रॉब्लम्स होती है तो आपको नोटिफाई करना है। तो स्टाफ ट्रेनिंग हो जाता है। बैकअप सिस्टम्स होता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें मशीन के अंदर होती है जो रिप्लेसेबल रहती है, जिसके काम ना करने से मशीन पूरा हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, ऐसा होता है, तो वो सिंपल सिर्फ एक पार्ट जो है वो हम लोग रिप्लेस कर लेंगे, तो फिर वो मशीन हम वापस यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, ऑटोमेटेड अलर्ट्स होते हैं, और वेंडर सपोर्ट, एएमसी का जो बैकअप है वो, है ना, रिलायबल सपोर्ट सिस्टम है कि आज मशीन ब्रेकडाउन हो गया, हमने इंजीनियर को फ़ोन किया, वो कल आ गया और अपना काम कर दिया बराबर से, है ना। सो एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और एक होता है करेक्टिव मेंटेनेंस। अभी इसमें एक मेंटेनेंस का रोल है, अगर हम बराबर से मशीन का मेंटेनेंस रखेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम बार बार नहीं आएगी। एक होता है करेक्टिव मेंटेनेंस, कि मशीन में प्रॉब्लम आई और हमने इंजीनियर को बुलाया और उसको मेंटेन किया, मशीन ठीक हो गई, ये करेक्टिव मेंटेनेंस है प्रॉब्लम्स आने के बाद।
दूसरा होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जहाँ पर हम सर्वे करते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम 5 साल हो गए मशीन को अभी, है ना, तो 5 साल के बाद ये प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो ये चीज़ों को देखते रहें। जो जो कॉमन चीज़ें आती हैं जैसे वाल्व्स होते हैं मशीन में कुछ, है ना, बाइकार्बोनेट के पोर्ट्स होते हैं, ए पार्ट बी पार्ट के पोर्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें जो सामने हो सकती हैं उसको हम लोग को इंस्पेक्ट करना है, हर महीने 2 महीने का प्रोटोकॉल बना के रखना है। जहाँ हमें मालूम है कि ज़्यादा पुरानी मशीन होने के बाद ये प्रॉब्लम्स आ सकती है तो उसको इंस्पेक्ट करते रहो। जैसे ही पता चले कि इसमें प्रॉब्लम आने वाली है तो मशीन ब्रेकडाउन से पहले ही उसको रिप्लेस करा लो, ताकि अपना जो डायलिसिस का ट्रीटमेंट है वो अनइंटरप्टेड रहे। सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोग को ज़्यादा स्ट्रेस देना है, करेक्टिव मेंटेनेंस तो होते रहेगा, जब ज़रूरत पड़ती है तो करना ही पड़ता है। तो अल्टीमेटली हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे आना है एज़ कम्पेयर टू करेक्टिव मेंटेनेंस। सो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अगर हमें पता है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है तो फिर वो मेंटेनेंस का जो पार्ट है वो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस तो एक अलग सेट ऑफ लेक्चर है, वो हम लोग उसका हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है अभी। टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस हमें पता होनी चाहिए। अगर ये टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस बार बार हो रहे हैं तो फिर मशीन में कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन होने के चांसेस हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई मशीन का इक्विपमेंट है वो फेलियर में आगे जाके जा सकता है। क्लॉटिंग है, ब्लड लीक है, पावर फेलियर है, हेमोलिसिस है, हाँ, डायलिसिस रिएक्शंस है। तो ये सब चीज़ों में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं मैं बताता हूँ। अगर एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्किट में क्लॉटिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं डायलिसिस या ब्लड लाइन में क्लॉट आ रहा है ना। वो कहाँ से हो सकता है, ब्लड फ्लो रेट कम है, जो ब्लड पंप है उसका अगर माल फंक्शन हो रहा है और पंप जैसे होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, ब्लड का स्टैग्नेशन होगा, क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। प्राइमिंग हमने बराबर से नहीं किया है, कहीं ना कहीं लूज अगर कनेक्शंस हैं जहाँ पर एक्सामिनेशन हो रहा है वहाँ क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर फ्रीक्वेंट क्लॉटिंग हो रहा है सिस्टम में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, हम लोग को सर्वे करना पड़ेगा। ब्लड लीक अगर हो रहा है तो टीएमपी पता है ना, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर, अगर कहीं ना कहीं कोई वाल्व डिसफंक्शन है या पंप्स का कोई फेलियर है मशीन के अंदर तो फिर वो टीएमपी हाई जाता है। कभी अगर हमने कैलिब्रेशन नहीं किया तो फिर वो पता ही नहीं चलता और अंदर डायलिसिस का मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है। मेम्ब्रेन रप्चर हो गया तो फिर ब्लड लीक हो जाएगा, और अगर काफ़ी फ्रीक्वेंटली ब्लड लीक हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वाल्व या फिर कोई पंप में फेलियर है और हम लोग को उसको इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। पावर फेलियर, यस, वो एक बैकअप तो होता है मशीन में, हर मशीन में 15-20 मिनट्स का एक पावर बैकअप होता है, बट वो कभी कभी लाइट के फ्लक्चुएशंस की वजह से पावर बैकअप हेल्प नहीं करता है। सडनली सर्ज होते हैं, सडनली अगर लाइट जाती है तो अंदर के जो सॉफ्टवेयर है या मदरबोर्ड है उसमें प्रॉब्लम आने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फिर हमें एक बैकअप चाहिए। पावर फेलियर अगर होता है तो एक बैकअप हमें पता होना चाहिए, और अगर बार बार पावर फेलियर मशीन में हो रहा है तो वो भी एक साइन है कि हमें उसको इंस्पेक्शन की ज़रूरत है, उसको देखना चाहिए। सो हेमोलिसिस अगर हो रहा है डायलिसिस के टाइम पे, अगर बहुत फ्रीक्वेंटली हेमोलिसिस हो रहा है तो एक मैकेनिकल रीज़न हो सकता है और एक केमिकल और थर्मल रीज़न हो सकता है। थर्मल मतलब अंदर वो जो हीट सेंसर्स हैं उसका अगर कैलिब्रेशन बराबर नहीं है तो कई बार डायलिसिस के टेम्परेचर्स अनरेगुलेटेड रहते हैं तो ब्लड हेमोलिसिस होने के चांसेस होते हैं। मैकेनिकल पंप बराबर काम नहीं, ब्लड पंप बराबर से काम नहीं कर रहा है, एंड लाइंस में कई किंग्स हैं तो फिर उसमें वो जो ब्लड लाइंस है उसमें कहीं किंग्स हो रहे हैं तो फिर वो हेमोलिसिस हो सकता है। तो ये सब कॉमन चीज़ है। ये टेक्निकल फॉल्ट्स अगर बार बार हो रहे हैं तो हम लोग को सोचना पड़ता है कि कहीं प्रॉब्लम है और हम लोग को मशीन को सर्वे के लिए भेजना चाहिए या फिर उसको एएमसी के लिए जल्दी बुलाना चाहिए। ऐसा एयर एम्बोलिज्म अगर होने लगे तो, है ना, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्किट में कहीं ना कहीं अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है या फिर कहीं अंदर एयर लीक हो गया है ब्लड लाइन में, एयर डिटेक्टर का अलार्म बराबर से ये स्क्रूटनाइज नहीं किया हुआ है, लूज कनेक्शंस हैं कहीं, है ना, तो फिर देन एयर एम्बोलिज्म इज ऑल्सो नोन, वेरी रेयर बट येस इट कैन हैपन। अगर ये हो रहा है तो फिर डेफिनेटली मशीन को हमें इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर हमें पता है कि कौन से अलार्म्स किस चीज़ को नोटिफाई करते हैं तो फिर देन प्रोएक्टिवली हम लोग उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अगर अलार्म्स का हम लोग को पता है कि कौन से अलार्म्स कब रिंग होने वाले हैं तो सिर्फ जस्ट अलार्म्स को म्यूट करके अपना ट्रीटमेंट चालू करना वो अच्छी बात नहीं होती है। इट कैन हार्म द पेशेंट्स ऑल्सो, इट कैन हार्म द मशीन ऑल्सो। ओके, तो अगर अलार्म्स हमें पता है कौन सी चीज़ से क्या अलार्म आ रहे हैं तो फिर वो चीज़ को हम पिन पॉइंट कर सकते हैं और उसी चीज़ को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। इंजीनियर के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हो सकता है ना। अब सिर्फ हम लोग ऑपरेट करते रहें और बोलते हैं कि नहीं हमारा काम ये नहीं है, हम इंजीनियर को बुलाएंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो, हम तो सिर्फ अपना डायलिसिस कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, प्रॉब्लम हो गई मशीन बंद पड़ गई, इंजीनियर को बुलाएंगे 2 दिन के बाद आएगा वो। ये बोल के नहीं चलने वाला। थोड़ा इंट्यूशंस अपने बढ़ाने होंगे। ये बेसिक नॉलेज मशीन का रखना पड़ेगा कि अगर ये अलार्म्स आ रहे हैं तो अंदर ये पार्ट्स का प्रॉब्लम हो सकता है जो कॉमनली आते हैं। 5 साल 6 साल मशीन हो गई तो एक कॉमनली अलार्म्स आने शुरू हो जाते हैं जिसका हमें पता होना चाहिए। यस, तो अगर पावर अलार्म है तो फिर हम लोग को पावर कॉर्ड चेक करना चाहिए बराबर से, है ना, फ्यूज़ को चेक करना चाहिए। आर्टेरियल वेनस प्रेशर है वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्किट है, उससे ज़्यादा हमें मशीन के बारे में पता नहीं चलता। ब्लड ईवी फिस्टुला है या फिर कैथेटर से रिलेटेड इश्यूज़ है या फिर किंकिंग है तो उसमें हम लोग को आर्टेरियल वेनस प्रेशर के अलार्म्स का पता चलेगा। वेनस प्रेशर से ज़्यादा हेल्प नहीं होगा, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्किट है वो हमें सामने दिख जाता है
प्रॉब्लम हमारा अंदर से हाइड्रोलिक से है, सोलेनॉइड वाल्व्स हैं अंदर, जो पंप ये ट्यूबिंग्स है उसमें प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ें तो हमारे सामने होती हैं, पता चल जाता है। हाँ, सो डायलिसिस प्रेशर अलार्म अगर ये आना शुरू हो जाता है तो फिर डेफिनेटली अंदर प्रॉब्लम है, कोई ना कोई वाल्व माल फंक्शन है, कहीं लीकेज हो रही है, कहीं किंकिंग हो रही है, तो फिर डायलिसिस प्रेशर के अलार्म्स आना शुरू हो जाते हैं। एयर डिटेक्टर अलार्म अगर जो सेंसर है वो ख़राब हो गया होगा। कंडक्टिविटी अलार्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी अलार्म अगर हर डायलिसिस में आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक तो बाहर की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे ए पार्ट बी पार्ट का बराबर से डाइल्यूशन नहीं बनाया हुआ है, या फिर वाटर का ये कैलिब्रेशन है कंडक्टिविटी का जो सिस्टम है, अगर वो कैलिब्रेशन बराबर नहीं है तो भी कंडक्टिविटी के अलार्म्स आते हैं। फ्लो अगर डायलिसेट का बराबर नहीं है तो भी कंडक्टिविटी के अलार्म्स आते हैं ना। सो लो कंडक्टिविटी अलार्म, हाई कंडक्टिविटी अलार्म अगर हर डायलिसिस सेशन में आ रहा है या फिर हफ्ते में 3-4 बार ऐसा हो रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा, पर कंडक्टिविटी अलार्म आ रहा है, हम बाइकार्बोनेट का बराबर से कॉन्सेंट्रेशन चेक किया, ई पार्ट बराबर मशीन में लगाया कि नहीं वो चेक किया, पर फिर भी कंडक्टिविटी अलार्म चालू है, तो दैट इज समथिंग एल्स दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड द मशीन, जो हमें प्रोएक्टिवली देखना होगा। यस, सो डायलिसिस मशीन का अगर एक सर्किट हम समझें तो इसके अंदर पंप्स होते हैं, है ना, डायलिसिस पंप है, ब्लड पंप है ना, एक वाल्व्स होते हैं, और हीटर रहता है, डीएरेशन चेम्बर होता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को पता होनी चाहिए। इसमें सबसे जो फॉल्ट हो सकते हैं वो वाल्व्स के हो सकते हैं, पंप्स के हो सकते हैं, और ट्यूबिंग लीक हो सकता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना है। कॉमन एक एग्जांपल हाइड्रोलिक्स है, इसके अंदर सोलेनॉइड वाल्व्स होते हैं, सिलिकॉन ट्यूब्स होते हैं, पंप्स, सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स। ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम आना शुरू हुई तो डायलिसिस फ्लो का अलार्म हमेशा बार बार आना शुरू हो जाता है। सो अगर डायलिसिस मशीन में कोई फॉल्ट आ रहा है तो ज़्यादातर मैकेनिकल फॉल्ट होगा या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होगा। मैकेनिकल फॉल्ट यूजुअली कंडक्टिविटी, प्रेशर, पंप्स, इसके वजह से होता है। कंडक्टिविटी अलार्म्स आएंगे, प्रेशर अलार्म्स आएंगे, पंप्स अगर फेलियर हुआ तो भी प्रेशर अलार्म, कंडक्टिविटी अलार्म्स आ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में पावर है और ट्रांसड्यूसर सेंसर है। सो ज़्यादातर मैकेनिकल फॉल्ट जो होते हैं वो हम लोग को ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स हम पावर का जो यूसेज है और ट्रांसड्यूसर सेंसर वो यूजुअली इंजीनियर ही हेल्प कर पाता है, बट कंडक्टिविटी, प्रेशर अलार्म्स अगर बार बार आ रहे हैं तो फिर कोई ना कोई मैकेनिकल फॉल्ट है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। हाँ, जैसे लो कंडक्टिविटी है ना, कॉन्सेंट्रेट लाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, किंक हो सकते हैं कहीं पे भी, है ना, कॉन्सेंट्रेशन का कैलिब्रेशन है कि नहीं, वो कंडक्टिविटी का कैलिब्रेशन बराबर है कि नहीं वो देखना होता है। सेम वे हाई और लो कंडक्टिविटी का सेम फीचर होता है। प्रेशर अलार्म्स आते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं एक तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्किट में किंक्स होंगे वो दिखाई दे जाएंगे, या फिर फिशुला का प्रॉब्लम दिखाई जाएगा, पर अंदर के जो हाइड्रोलिक्स हैं अगर उसके अंदर कोई किंकिंग है या फिर वो सिलिकॉन ट्यूब्स में कहीं लीक्स है या फिर वाल्व्स का प्रॉब्लम है तो भी प्रेशर अलार्म्स आना शुरू हो जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है, इसको हम लोडिंग वाल्व कहते हैं। अगर ये नॉन फंक्शनल है, ये ज़्यादातर इफेक्ट हो जाता है अगर मशीन को काफ़ी साल हो गए, 4-5 साल हो गए, तो फिर एक लोडिंग वाल्व का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, लीकेज होना शुरू होता है इसके अंदर। तो ये सिंपल होता है, अगर इसका कोई रिप्लेसेबल पार्ट्स भी होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, मोस्टली वो इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, बट एक रिप्लेसेबल पार्ट्स भी होते हैं। अगर इसको ओपन करके इसका वाल्व्स का जो वाल्व है वो क्लीन कर लेते हैं, उसके एक रबर ट्यूबिंग होती है, अगर वो चेंज कर लेंगे तो मशीन ठीक हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर ये हो रहा है तो फिर इंजीनियर को बुलाना ठीक है, बट एक लोडिंग वाल्व होता है जो लीकेज होने की वजह से प्रेशर और फ्लो अलार्म्स आना शुरू हो जाते हैं। जो कॉमन हमें पता होना चाहिए, जिसके लिए हम रेडीली हेल्पफुल हो सकते हैं पेशेंट के लिए, वो एक शंट कवर है। अगर शंट कवर बराबर नहीं है तो भी अलार्म्स आते रहते हैं। वो सिंपल है, अगर कोई रफ यूसेज या फिर फ्रीक्वेंट यूसेज की वजह से कहीं ना कहीं अगर शंट कवर में प्रॉब्लम आ गया है तो फिर वो अलार्म्स आना शुरू हो जाते हैं और वो हमें दिख जाता है। तो ये हम इंजीनियर से बात करके फ़ोन पे उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। कनेक्टर लीकेज है, इसके पोर्टेबल पार्ट्स रहते हैं। अगर लीकेज हैंसन कनेक्टर के अंदर जो रबर ट्यूबिंग्स होती है अगर वो बराबर नहीं है, काफ़ी साल हो गए हैं और वो रबर ट्यूबिंग में क्रैक्स आ गए और या फिर वो डिस्प्लेस हो गया, तो फिर कई बार लीकेज हो जाता है और उसकी वजह से भी फ्लो अलार्म्स आते रहते हैं, कनेक्टिविटी अलार्म्स आते रहते हैं। ये रेडीली भी चेंजेबल है और अगर हम इंजीनियर से बात करके ये चेंज कर सके तो फिर वो दिन बच जाता है हमारा, है ना। सो कॉन्सेंट्रेट लाइन से उसके अंदर ओ रिंग्स होते हैं, वो भी अगर काफ़ी साल हो गए मशीन को तो फिर वो भी चेंज करने पड़ते हैं, उसके वजह से भी कई बार अलार्म्स आना शुरू हो जाते हैं। पंप फॉल्ट्स हैं, जैसे ब्लड पंप है, ब्लड पंप अगर फॉल्टी हो गया, काफ़ी यूसेज हो गया मशीन का, तो ब्लड पंप उसके अंदर एक ब्रशर होता है जो ब्रश ऑपरेशन उसके अंदर यूज़ करते रहते हैं, वो घिस जाता है। अगर काफ़ी सालों तक मशीन चल रही है और पंप्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो फिर वो ब्रश ये हो जाता है, वेयर आउट हो जाता है और उसको हम रेडीली, उसके पोर्टेबल पार्ट्स होते हैं वो रेडीली चेंज कर सकते हैं और मशीन वापस फंक्शनिंग में आ सकता है। सो या
हाँ, सो मोटर जाम हो सकता है या फिर उसका जो ब्रशर है वो ब्रेक हो सकता है। तो ब्लड पंप सामने होता है, हमें समझ में आ जाता है कि वो उसके वजह से अलार्म्स आना शुरू हो गए हैं और हम इंजीनियर को नोटिफाई कर सकते हैं, वो कोई हेल्प कर सकता है। हम लोग अगर पोर्टेबल पार्ट्स अवेलेबल है तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर वो अलार्म्स बार बार आए जा रहे हैं, हम हर डायलिसिस पे देख रहे हैं कि ब्लड पंप बराबर काम नहीं कर रहा है, तो फिर इंजीनियर को नोटिफाई करना है और उसको जल्दी रिप्लेस कराना है बंद होने से पहले। सो ब्रशेज़ रहते हैं उसके अंदर जो हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो रेडीली एक इंजीनियर आएगा, एक दिन में सुबह आएगा, कुछ घंटों में वो ठीक हो जाती है मशीन, और फिर हम लोग उसको जैसे रिप्लेस किया वैसे ही मशीन फंक्शनिंग में है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पहले से ही पता है तो फिर हम इसके लिए रेडी रह सकते हैं। प्रॉब्लम्स आ रही है, मशीन पर ब्लड पंप बराबर काम नहीं कर रहा है ना, प्रेशर्स आ रहे हैं, फ्लो अलार्म्स आ रहे हैं, तो फिर उसमें हम इंजीनियर को पहले ही बता सकते हैं कि हाँ प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, आप 1-2 दिन में आ जाइए, उसको ठीक कर लीजिए ब्रेक डाउन होने से पहले। डायसेफ का ब्लॉकेज बहुत कॉमन है, पता ही नहीं चलता, डायसेफ ब्लॉक पड़ा हुआ है, 100 सेशंस के ऊपर हो गए, वाटर क्वालिटी बराबर नहीं है और फ्लो अलार्म्स आ रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा क्यों हो रहा है। डायसेफ चेंज किया, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ये अपने हाथ में रहता है, कोई भी टेक्नीशियन इसको रेडीली सॉल्व कर सकता है। डी गैस फिल्टर होता है अंदर, बट वो मोस्टली इंजीनियर ही हेल्प कर पाएगा, पर इसकी वजह से भी कई बार और ये कॉमन है, मतलब जब मशीन काफ़ी टाइम तक यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो ये डी गैस फिल्टर है, ये डायसेफ फिल्टर है, उसके ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाते हैं। पावर फॉल्ट्स, टेम्परेचर अगर एम्बिएंट टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, हमने डायलिसिस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सूरज की धूप है ऊपर, या फिर एसी बराबर फंक्शन नहीं कर रहा है, एम्बिएंट टेम्परेचर अगर बढ़ गया है, तो फिर अंदर के जो पावर के जो मैनेजमेंट है वो फॉल्टी हो जाता है, कई बार उसके वजह से पावर फॉल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स हो सकती है, उसकी वजह से पावर फॉल्ट्स आना शुरू हो सकते हैं। ओके, सो ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर अगर फॉल्ट होता है तो फिर वो सॉफ्टवेयर इश्यूज़ होते हैं। पानी की अगर हार्डनेस बराबर नहीं तो हो सकता है, कैलिब्रेशन बराबर अगर नहीं किया तो हो सकता है। सो ये एक मशीन का जो हाइड्रोलिक्स है, मशीन का जो पार्ट है उसके बारे में था। वाटर अगर बराबर से हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो भी कई बार लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, है ना। सो ये एक रूटीन मॉनिटरिंग का रोल होता है, अगर हम वाटर ट्रीटमेंट का रूटीन मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो उसके वजह से जो ब्रेकडाउन होने वाला है आगे जाने के बाद वो नहीं होगा। यही अगर हम 6 महीने चेक नहीं कर रहे हैं, 3 महीने हो गए हम चेक नहीं कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल है फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो मशीन 5 साल तक तकलीफ नहीं देनी चाहिए वो 2 साल में तकलीफ देना शुरू हो जाती है। तो एक रूटीन मॉनिटरिंग है जो हम लोग को फॉलो करना है। एक रॉ वाटर का केमिकल एनालिसिस है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे इसमें दिए इतना हम लोग फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते, बट एक रफ आइडिया तो होना चाहिए। हर सेंटर का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि हम लोग ये चेक करें एटलीस्ट 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, है ना। सो एक रिवर्स आरओ यूनिट का एक विजुअल इंस्पेक्शन होना चाहिए, है ना। क्लोरीन की बात का जो एक क्लोरीन टेस्ट होना चाहिए वो देखना चाहिए। रूटीन वाटर टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग टेस्ट पॉइंट्स अभी कहाँ कहाँ है कि फीड वाटर में हम लोग को देखना चाहिए। डायलिसिस मशीन के बाद जो रूटीन अपना जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एंडोटॉक्सिन लेवल्स है वो तो हम प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हैं। अगर ये बराबर नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं वाटर ट्रीटमेंट में एक प्रॉब्लम है और हमको उसको सॉर्ट आउट करना है, उसके वजह से भी ब्रेक डाउन होता है, उसकी वजह से भी हम कई बार डायलिसिस रोकना पड़ता है। सो एक जनरल आइडिया बताने के लिए कि हाउ टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन्स इन डायलिसिस मशीन। एक तो डायलिसिस रूम टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, इससे पावर फॉल्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इश्यूज होते हैं मशीन में। सो 27 डिग्रीज तक हम लोग एटलीस्ट एम्बिएंट टेम्परेचर रखना चाहिए। इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ मशीन मस्ट बी क्लीन एंड स्टेरिलाइज परफेक्टली एंड पीरियडिकली। सो या डेफिनेटली स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन का रोल है, उससे कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन भी नहीं होता है। डिस्पोजेबल पार्ट्स एक 5000 आवर्स हो गया तो फिर एक इंस्पेक्शन की ज़रूरत है, अगर डिस्पोजेबल पार्ट अगर नहीं है ठीक तो उसको चेंज करना चाहिए मशीन ब्रेकडाउन के पहले। डायलिसिस मशीन्स हैव टू बी एक्सपोज्ड टू कैलिब्रेशन प्रोसेस, और वो एएमसी वाला जो बंदा आता है इंजीनियर वो हेल्प कर सकता है इसके लिए, पर कैलिब्रेशन उसको बोलना है अगर आप आ रहे हो तो कैलिब्रेट करके जाओ, ये नहीं तो मशीन बार बार तकलीफ दे सकती है। और ओरिजिनल पार्ट्स ही यूज़ करना चाहिए मशीन जब रिपेयरिंग करनी होती है। और ऑपरेटर दैट इज़ द टेक्नीशियन शुड बी अवेयर ऑफ हाउ टू डील विद मशीन एंड आउटकम्स ऑफ यूजिंग द मशीन इन अ केयरलेस वे। तो ये मशीन अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है और उसका नॉलेज है आपको बेसिक, तो फिर वो मशीन आपको तकलीफ नहीं देगी और आपका जो डायलिसिस का जो प्रोसेस है वो अच्छे से अनइंटरप्टेडली चालू रहेगा। थैंक यू सर।